डियर स्टूडेंट्स, आज 20th ऑफ मार्च 2024 है। ये दिन, ये महीना और स्पेसिफिकली ये डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो इस दिन में मैं ख़ास जगह पर आज विज़िट किया है और वो है जम्बू ज़ू। तो जम्बू ज़ू के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में है और ये पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ज़ू है और ये पिछले साल ही यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, मींस 2023 में। नेचुरली बात है, ये ज़ू अभी पिछले साल ही इनॉग्रेट हुआ है तो इसमें वाइल्ड लाइफ एनिमल काफ़ी आ चुके हैं और बेहद ज़्यादा अभी आने वाले हैं। इसमें अभी काम चल रहा है, लेकिन आज की डेट तक मतलब 20 मार्च 2024 तक यहाँ पर जो एनिमल आ चुके हैं हम उसको अच्छे से उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो क्यों ना अब हम ज़ू को विज़िट करें और चले ज़ू की तरफ। तो मैं ज़ू की तरफ जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो क्या सीधा अंदर जाया जाए? चलते हैं। रुको ज़रा इधर तो देखें क्या है। तो जम्बू जू की इनाग्रेशन जो है वो श्री मनोज सिन्हा जी, जो प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, इन्होंने 29 मई 2023 को की थी। और ये जम्मू कश्मीर वालों को स्पेसिफिकली, अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूं तो इन्होंने ये एक काफ़ी बड़ा गिफ्ट दिया था, बिकॉज ये नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा ज़ू है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए हम अब अंदर जाकर देखते हैं। ये जो एरिया है ये है, यहाँ पर हम गाड़ियाँ लगा सकते हैं और आराम से आप देख सकते हो कि इवन मैंने भी अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की हुई है। सो यू कैन से ये पार्किंग एरिया है। उसकी वॉल देखो डेकोरेट की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा हो भी चुकी हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये अभी भी कंस्ट्रक्टिव पर्पस में है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाई जा रही हैं। ये कुछ बोर्ड हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये वो वाला ऑटो नहीं है जिसपे हम बैठ के जाएंगे, बट ये वो वाला है जिसमें वीआईपी आते होंगे और इवन देखने के लिए हैं, इवन हमारे लिए नहीं है। मतलब वी कैन नॉट आप कह सको इसे राइड करके जाएंगे, वैसा नहीं है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसकी फ़ोटो भी लगा दी कि भाई ये भी आपको देखने को वहाँ मिलेगा। आप यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अब नेचुरली ज़ू में आए हैं तो ज़ू तो विज़िट करना ही है, तो सबसे ज़रूरी है टिकट काउंटर। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आराम से अपनी टिकट कटाइए और आपके पास दो ऑप्शन है। या तो पैदल पूरे ज़ू घूमिए, जो कि काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा अगर खासकर फैमिली के साथ आए हैं, तो यहाँ फिर आप उसके अलग से पैसे कटवाइए और एक ई रिक्शा जो है उसे हायर कर सकते हैं और उसके ऊपर बैठकर आप जा सकते हैं, पूरे ज़ू को विज़िट कर सकते हैं। तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई अब अगर मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा और मैं पैदल चलता रहा तो शायद मेरी वीडियो तो 4-5 घंटे की जाएगी। तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए तो और ई रिक्शा बुक किया जाए, सो डैट हम जल्दी स्पॉट पर पहुँचे और कंसर्न कंटेंट के ऊपर ध्यान दें। ये वो रास्ता है जहाँ हमको अंदर जाना है। नेचुरली टिकट वगैरह शो करके, और सामने आप देख सकते हैं ई रिक्शा लगे हुए हैं। ऑब्वियसली बात है हम ई रिक्शा में बैठेंगे। तो चलिए अब हम ई रिक्शा से सफ़र करते हैं। अब देखिए ई रिक्शा चल पड़ा है और चूँकि हम लोग लेमैन हैं, हमें तो पता नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो जहाँ ये ई रिक्शा वाले भैया जी ले जाएंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एनीहो मैं एक रोड का जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था कि भाई रोड कैसा है। आप देख सकते हैं काफ़ी जगह रोड जो है वो अच्छे से बन चुका है और साइड पर अभी काम चल रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि काम चल रहा है। तो अब ये इतना लंबा रोड है जो आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। पैदल लोग आते हैं जिनके पास एम्पल ऑफ टाइम है और पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर उतर गए हैं और देख रहे हैं अब यहाँ पर डियर को। तो यहाँ पर जो डियर है वो सांबर डियर आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल एज नीलगाय वगैरह भी। सांबर डियर जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट डियर है। ये नेपाल में जराऊ के नाम से जाना जाता है और चाइना में 4 आइड डियर के नाम से जाना जाता है। जिनके एंटल शेड हो जाते हैं वो भी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और अपने बच्चों के अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सांबर इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि साउथ इंडिया की जो डिश होती है सांबर, तो उसका ब्राउनिश कलर जो है वो उनसे मैच करता है।
अब यहाँ पर मैंने एक स्टिल फ़ोटो लगाई हुई है ताकि आप आराम से देख सकोगे। देखो डिफरेंट जो सांबर हैं वो एक झुंड की फार्म में, हर्ड की फार्म में खड़े हैं और मोस्टली तो मुझे लग रहा है मुझे ही घूर रहे हैं कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। तो एनी हो, मुझे ये जो है वो काफ़ी अच्छे लगे। और सांबर डियर जो है आपको जम्मू में काफ़ी जगह मिल जाएंगे। तो इट मीन्स अगर आप बोलोगे कि सिर्फ सांबर डियर देखने के लिए जम्मू जू जा रहे हैं तो वो आप मानसर में भी देख सकते हो, वो मांडा जू में भी देख सकते हो। लेकिन चूँकि ये जम्बू जू नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग इट कि भाई ये यहाँ पर होना चाहिए। तो यकीन मानो, आप अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको इनको देख के बेहद अच्छा लगेगा। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर मैं बनाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो क्यों ना हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं और आगे जाके देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। अब ड्राइवर जनाब ले चले हैं आगे बिना कुछ बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं ऑफ कोर्स एज यूजुअल रोड की वीडियो बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई ये चल क्या रहा है और पॉसिबिलिटी क्या है फ्यूचर में, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है और उसके लूप होल हैं या नहीं है, कैसे जो है वो ये ओवरकम करेंगे। यहाँ देखिए बाइफर्केशन हो चुकी है, तो पहले हम सीधे रोड को पकड़ेंगे फिर आते वक्त दूसरे रोड को। और ये हमें ले चले हैं भाई साहब क्रोकोडाइल्स के पास। तो चलो सबसे पहले हम क्रोकोडाइल को ही देखते हैं। तो क्रोकोडाइल को देखने से पहले रुकिए, पहले क्रोकोडाइल की इन्फॉर्मेशन तो देख लेते हैं कि क्रोकोडाइल के बारे में हम कुछ सीखे तो सही। तो ये क्रोकोडाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये मार्च क्रोकोडाइल है। मेल की कितनी लंबाई होती है, फीमेल की कितनी लंबाई होती है। ऑब्वियसली मेल इनमें लंबे होते हैं। वाइल्ड में 28 ईयर इनकी एज होती है और जू में इनकी एज थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि हम इनको मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, बाकी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा क्रोकोडाइल है तो वो कॉर्निवोरस है। ऑब्वियसली इससे दूर ही रहना है और प्रोटेक्शन के लिए डबल मैश लगाई गई है। तो होपफुली आप इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपके काम आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्या ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है? तो बेसिकली क्रोकोडाइल इंडिया जो है, इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये वहाँ पर भी मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि क्रोकोडाइल नेटिव टू इंडिया है, तो ये इंडिया के बिना भी अलग कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिल जाता है बेहद आराम से। अब देखिए क्रोकोडाइल की एक बेसिक नेचर होती है, इसका एक स्वभाव होता है कि ये जेन्युइनली प्रिटेंड करता है अपने प्रे को कि भाई मैं मर चुका हूँ, मैं डेड हो चुका हूँ, ताकि जैसे ही प्रे निश्चिंत होकर इसके पास आए तो ये इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो अभी देखिए हम क्रोकोडाइल को देखेंगे और इनकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो होगी, नहीं के बराबर होगी। जब इनको लगेगा कि यार प्रे तो हमारे पास आ नहीं रहे, तब ये मूवमेंट शो करते हैं। तो चलिए अब हम जो है इनकी वीडियो देखेंगे रिगार्डिंग क्रोकोडाइल की। ऑफ कोर्स ये जो वीडियो है वो इनकी जो मैश बनाई हुई है प्रोटेक्शन के लिए, जो कि इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं जो व्यूअर्स हैं। तो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो बाहर से ही करूंगा। ऑब्वियसली बात है, क्रोकोडाइल के पास जाकर तो कोई चांस ही नहीं है, मरना थोड़ी है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्रोकोडाइल के वीडियोस। तो ये हैं क्रोकोडाइल्स के वीडियोस और मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इस वक्त आपको दो दिख रहे हैं, एक जो पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इवन वो स्टिल हो चुका है, और जो दूसरा है वो भी पानी के इधर ही खड़ा है और बिल्कुल मूवमेंट जो है वो नहीं के बराबर है। दोनों जगह इनकी मूवमेंट स्थिर पोजीशन में है। आपको देख के ही लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल भी नहीं हिलते डुलते। तीसरा क्रोकोडाइल ये रहा जो थोड़ा सा चला, और मैं यकीन मानिए ये वीडियो काफ़ी देर के बाद बनाई थी मैंने, तो उस काफ़ी देर खड़ा रहा वहाँ पर, तो चलने का वेट कर रहा था। और अभी इसे देखिए, ये क्रोकोडाइल आराम से मुंह खोलकर खड़ा है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा और प्रिटेंड कर रहा है जैसे मैं स्टैचू हूँ कि आओ भाई मुझे टच करो और फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं स्टैचू हूँ या क्या हूँ। मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात ये करवाना चाहता है, जो कि हम नहीं करेंगे बिकॉज बीइंग द बायोलॉजिस्ट हमें पता है उसकी बेसिक नेचर है, तो हम नहीं करेंगे। वो तीसरे वाला भी देखिए थोड़ा सा चलकर कैसे स्टिल हो गया। ये एक फ़ोटो मैंने ली है, ऑब्वियसली मैच के बाहर से ली है, बेहद खूबसूरत फ़ोटो मुझे लगी। आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। वो क्योंकि इस क्रोकोडाइल की रिफ्लेक्शन बिल्कुल नीचे वाली स्टिक बैठ रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कि ये दो क्रोकोडाइल है। तो आप फ़ोन को ऑब्वियसली आपके हाथ में फ़ोन होगा, आप उल्टा करके भी देखोगे
तो आप देखोगे कि यार नीचे वाला क्रोकोडाइल असली है या ऊपर वाला क्रोकोडाइल असली है। तो इसकी जब मिरर इमेज जैसा लग रहा था तो मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक कर दी। तो देखिए कैसे मुंह खोलकर अपने जबड़े खोलकर क्रोकोडाइल बैठा हुआ है। क्रोकोडाइल का जो लोअर जॉ होता है उसके मसल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उसमें रिट्रैक्शन मसल की पावर ज़्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि क्रोकोडाइल का मुंह बड़ी फोर्स से बंद होता है, ठीक है, बेहद ज़्यादा फोर्स से कि किसी की भी हड्डियों को चूरो चूर कर सकता है। लेकिन क्रोकोडाइल का मुंह खोलने वाले मसल जो होते हैं वो ढीले होते हैं। इतनी पावर से ये मसल जनरेट नहीं कर पाते कि वो, अगर मैंने भी दोनों हाथों से पूरे जोर से इसके दोनों जॉ को पकड़ लिया होगा ना बंद फॉर्म में, जब ये बंद होंगे तो ये इतने इजीली खोल नहीं सकता। लेकिन अगर ये खुले हुए जॉ है और इसके मुंह में कुछ पड़ गया तो कोई इसके जॉ को बंद होने से रोक नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके जॉ खोलने वाले मसल वीक होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन जॉ बंद करने वाले मसल बेहद ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। चूँकि इनके जॉ खोलने वाले मसल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं, तो इसलिए ये नहीं करते कि जब कोई प्रे आएगा तब मैं मुंह खोलूँगा और तब अटैक करूँगा, ठीक है। कहीं हाइड फॉर्म में हो ऐसा कर ले अलग बात है, अदरवाइज ये ट्राई करते हैं कि मुंह खुला हो और अटैक कर दें। तो ये बिल्कुल धीमे धीमे चलते हैं, क्रॉलिंग होते हैं, क्रॉल करते हैं। डेट इज़ वाई हम इसे रेप्टाइल में भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि रेप्टाइल का मतलब ही होता है टू क्रॉल। बाकी भी इसमें फीचर होते हैं जो कि रेप्टाइल वाले फीचर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको पता है कि क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल है बिकॉज जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें पार्शियली डिवाइडेड या इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल में इंसानों की तरह फुली डिवाइडेड 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये इसका यूनिक फीचर है, एक्सेप्शन है ये रेप्टाइल्स में। और यकीन मानिए जम्मू कश्मीर में क्रोकोडाइल आपको देखने को नहीं मिलते, जम्बू जू में हैं, आप आराम से देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये कुछ क्रोकोडाइल के मैंने फ़ीचर बोले हैं, उसकी एक्सेप्शनली जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है उसके बारे में बात की है। तो स्किन के ऊपर इसके क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप क्लासेस में पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ उसी पैरामीटर को डिस्कस किया जो मुझे इस वक्त शॉर्ट टाइम में डिस्कस करने को अच्छा लगा। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर देखने को क्या मिल सकता है और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें, हाँ कौन से इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं जो मैंने कभी नहीं देखे और यहाँ देखने को भी मिल सकते हैं। तो इसी के साथ सफ़र को आगे बढ़ते हुए फिर से हम अपने ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और मैं सफ़र का वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए कुछ लोग जो हैं वो पैदल भी जा रहे हैं और मैंने पहले ही बोला कि मैं पैदल नहीं जाऊँगा बिकॉज टाइम काफ़ी लग जाएगा मुझे इसी प्रक्रिया में। तो अब ये भाई साहब हमें किसी एक नई जगह लेके जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, ये ई रिक्शा रोक चुके हैं और वाह ये लेपर्ड के बारे में है। तो चलिए लेपर्ड के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देख लेते हैं कि भाई मेल 5.5 से 7 फीट का हो सकता है, फीमेल छोटी होती है 5 से 6 फीट की हो सकती है, मेल का वेट ज़्यादा होता है 40 से 90 kg, फीमेल का 35 से 70 kg। वाइल्ड में इनकी लाइफ 12 से 17 ईयर होती है और जू में 18 से 20 साल के बीच में। तो जू में ऑब्वियसली बात है केयर होती है तो ये बचे रहते हैं। डाइट में ये कॉर्निवोरस होते हैं और हैबिटेट में ये डिसीडियस फॉरेस्ट को पसंद करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्क्रब जंगल में और फ्रिंगिंग फॉरेस्ट में। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मिल जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया सब सहारा में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब इतने डिटेल के अलावा बाकी सारी डिटेल भी है जो आप में से कोई भी नोट करना चाहता है वो कर सकता है। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन बेकार नहीं होती, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपकी एज है सीखने की, तो आप जितनी इन्फॉर्मेशन रख लेंगे वो उतना ही अच्छा है। IUCN में देखोगे तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, तो ये इंडेंजर नहीं है और क्रिटिकल इंडेंजर्ड वगैरह में भी नहीं है। ठीक है, तो वल्नरेबल है, मतलब अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो ये इंडेंजर की कैटेगरी में भी आ सकता है। तो राइट, तो अच्छी बात ये है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर नहीं है और ना ही इवन ये इंडेंजर कैटेगरी में पहुंचा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता भी है, इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली इम्प्रूविंग फॉर्म में ही है। तो चलिए अब इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसे लाइव देखते हैं कि भाई साहब ये कर क्या रहे हैं, कितने हैं और क्या हमें दिखते भी है या खाली इसका बोर्ड देख के ही जाना पड़ेगा। तो ये भाई साहब पहले वाले लेपर्ड हैं जो कि चाहते ही मिल गए हैं, धूप में बैठे हुए आराम से मज़ा ले रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि सुनने को आया था, तो ये हैं दूसरे जो कुछ नाराज़ लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आए हमारे पास ही आ रहे हैं। वेरी गुड, आइए आइए, ताकि हम आराम से आपको अच्छे से व्यूअर्स को दिखा सकें आपकी कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी है। तो बेसिकली ये फिरोशियस एनिमल है, देखने में ही डर लगता है। वीडियो में तो आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन जब क्लोजली देखोगे तो आपको काफ़ी डर लगेगा और लगना भी चाहिए, बिकॉज ये कार्निवोरस है, ये किसी का लिहाज नहीं करेंगे। और ये मूवी में दिखाया जाता है कि हमने इससे लड़ाई की, एक्चुअल लाइफ में लड़ाई करना बेहद टफ है इसके साथ। तो गद्दीदार इसके फीट हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं ये, रिट्रैक्टाइल नेल होते हैं। ऑब्वियसली बात है ये मैमल है लेकिन कार्निवोरस है। इसके बाद यहाँ पर जो नई एनिमल हमें देखने को मिलता है, जो मैंने ऑब्वियसली बात है जम्मू कश्मीर में कभी नहीं देखा, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। देखिए नाम ही है कि रॉयल बंगाल का टाइगर है ये, है ना। तो जम्मू कश्मीर में तो इसका होना स्वाभाविक था ही नहीं। तो जोग्राफिकली देखा जाए तो ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में मिलता है। हैबिटेट में ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में और मैनग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। डाइट इसकी कार्निवोरस है। लेंथ में 8 से 11 फीट के करीब, फीमेल है 7 से 8 फीट के करीब। मेल का वेट 180 से 260 kg के करीब होता है और फीमेल का कंपैरेटिवली कम होता है। लाइफ देखी जाए तो 10 से 15 साल होते हैं वाइल्ड में, लेकिन 17 से 20 साल होते हैं इसके जू में, जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये तो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है मुझे लगता है। आप ब्रीडिंग वगैरह का या कुछ और जो है वो आप पढ़ना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन याद रखना कि भाई लेपर्ड और टाइगर और चीता ये अलग होते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी थी, बताया भी था कि क्या डिफरेंस होता है जब चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय। तो वो अभी भी होगी, आप देख सकते हैं। चीता से याद आया कि आपको अभी भी याद है कि चीता को सबसे पहले किस नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? नहीं है तो वहाँ पर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो पुराने हो चुके हैं। आज के टाइम पे इंडिया में कितने बचे हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हम आने वाले समय में बनाने की कोशिश करेंगे। तो एनीहो आप इसकी इन्फॉर्मेशन से अगर अवगत हो चुके हैं तो क्यों ना हम आगे बढ़े और बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा टाइगर भाई साहब से मिलते हैं, मतलब रॉयल बंगाल टाइगर। तो लेट्स सी इट। तो ये रहे हमारे नेशनल एनिमल, मतलब इंडिया का जो नेशनल एनिमल है। वैसे आपको याद था तो एनीहो अगर याद था तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो फिर से आपको मैंने रिफ्रेश करा दिया। तो इसकी खासियत क्या है भाई कि ये बाकी टाइगर की तरह, टाइगर तो और भी होते हैं, उनकी तरह बार बार बात पे रोर नहीं करते हैं, स्निफ करते हैं। ये काफ़ी स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं। और आपको पता होना चाहिए इसकी जो मेमोरी होती है वो इंसानों से काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। जी हाँ, ये इंडिविजुअल फेसेस को काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इट मीन्स इसने मेरा फेस भी जो है वो याद रखा होगा और इन फ्यूचर अगर मैं से मिला तो ये पक्का सोचेगा ये वही इंसान है जो हाथ में फ़ोन लेके मेरा वीडियो बनाने के पीछे पड़ा हुआ था। तो टाइगर भैया ऐसा करना नहीं। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइगर जी कर क्या रहे हैं। तो टाइगर जी कभी लेफ़्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं। मतलब अगर वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो आपको लगेगा कभी आगे जा रहा है और कभी पीछे जा रहा है। इसका यूनिक फीचर देखिए, इसमें लंबी लंबी धारियाँ बनी होती है। लेपर्ड में क्या था, रोजेड स्पॉट्स होते हैं, तो इसमें क्या है, लंबी लंबी धारियाँ। और इनका जो ओवरऑल साइज़ होता है वो लेपर्ड से बड़ा होता है। तो मैं गारंटी देता हूँ आप लेपर्ड के सामने खड़े होंगे तो आपको अगर दर्द थोड़ा लग रहा है तो टाइगर के सामने तो ज़्यादा ही लगेगा। ये काफ़ी फिरोशियस एनिमल है, चूँकि लेपर्ड से कहीं ज़्यादा बड़ा एनिमल है और खूंखार होता है। मतलब वाइल्ड है तो खूंखार तो होगा ही, पावरफुल देखने में ही फील होता है। तो थैंक गॉड सामने मैश लगी हुई है और देखिए इसके चलने का तरीका भी, और ये काफ़ी तेज़ भाग भी सकता है। और अभी ये शायद वेट कर रहा है कि इसका खाना आया नहीं
और टाइम पास कर रहा है, कभी आगे जाके कभी पीछे जाके। उसका रीज़न ये है कि हम जो है वो सुबह सुबह ही यहाँ विज़िट कर चुके थे। तो मैंने रास्ते में देखा था कि अभी कईयों को खाना दिया जा रहा था। कार्निवोरस को ऑब्वियसली बात है फ्लैश वगैरह ही देंगे, लेकिन हार्बीवोरस को घास फूस दे रहे थे। तो ये अपना वेट कर रहा है और इसे टाइम वेस्ट करने का जो है वो गुस्सा भी शायद फील कर रहा होगा। तो अब मुझे, चूँकि मैंने इसे पहली बार देखा था, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम मैंने इसके ऊपर स्पेंड किया, इसके हर आस्पेक्ट को कवर करने के लिए, जो कि एक सेपरेट वीडियो में कभी बनाएंगे कि इसकी क्या चीज़ों को मैं नोटिस कर रहा था। फॉर द टाइम बीइंग इसकी चाल को आप देख सकते हो किस तरीके से ये चल रहा है, और धीरे धीरे ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपके चलने का एरिया बढ़ाते जा रहा है। तो अगर आप पहले नोटिस करोगे ये थोड़ा सा एरिया कवर करके आगे पीछे चल रहा था, लेकिन अब इसने एक लंबा चक्कर लगाया, थोड़ा आगे चला गया हुआ है, स्लोली ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ता जाएगा ये। तो चलो टाइगर भैया को बाय बाय करने के बाद हम फिर से ई रिक्शा में बैठे हैं और बढ़ चले हैं अगले सफ़र की तरफ कि बताइए हमें कुछ और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पर पहुँचा तो मुझे दिखा यहाँ पर पार्कूपाइन का फ़ोटो। तो वाह, यहाँ पर पार्कूपाइन है और ये मांडा में भी था। तो ऑब्वियसली बात है जिन्होंने मांडा में देखा वो ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा हुआ और मेरी पिछली वीडियो में भी नहीं देखा हुआ, तो मैं उसके लिए स्पेशली ये फिर से फ़ोटो क्लिक करके यहाँ लगा दिया हुआ है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो। और हाँ, ये ओमनीवोरस है, तो ये वेजिटेरियन टाइप का खाना भी खा लेगा और नॉन वेजिटेरियन अगर हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये दोनों चलेंगे। तो पार्कूपाइन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, और उस इन्फॉर्मेशन में जिस पॉइंट को मैं मेनली फोकस करना चाहता हूँ, वो जो मेन पॉइंट होगा वो है कि ये सौदर्न एशिया और मिडल ईस्ट एशिया में ये आपको मिलता है, राइट। और इसका जो मेल है वो क्या होगा, 11 से 18 केजी का, फीमेल 9 से 14 केजी की। फीमेल जितने भी वाइल्ड एनिमल आप देखोगे, फीमेल का साइज़ भी छोटा है, उसका वेट भी कंपैरेटिवली कम है। तो चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हमने पार्कूपाइन के बारे में कर ली हुई है, तो क्यों ना अब हम पार्कूपाइन को लाइव देखने की, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने की कोशिश करें और देखते हैं कि वो एक्चुअल में दिखता कैसे है। हाल तो जैसे मैंने कहा कि मांडा जू में हमने इसे देखा हुआ है, लेकिन फिर से चूँकि अब हम जम्बू जू में आए हुए हैं तो यहाँ देखना तो 100% बनता है। तो ये रहे दो पार्कूपाइन भाई साहब। मैं बताऊँ, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे काफ़ी टाइम निकालना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों आराम से ऐसे सो रहे थे, जहाँ रेस्ट कर रहे थे, कि बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा जब तक मूवमेंट नहीं होगी तब तक रिकॉर्डिंग करके करना क्या है। तो ये काफ़ी दूरी पे है और मैं एक्चुअली दिखा रहा था कि बेसिकली जैसे ये दिख रहा है कि ये पास में होंगे, वैसा ये है नहीं, और काफ़ी जूम करने के बाद ही हम इसको अच्छे से देख पाते हैं। तो देख सकते हैं कि एक पार्कूपाइन जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ है, सामने वाली, और एक जो है वो लेफ्ट वाली दीवार के पास। ये तीसरे पार्कूपाइन भाई साहब है जो आराम से जो है छत के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं छाँव में। और शायद आप बड़ा करके देखोगे तो आपको दिखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा व्यू मैंने पेड़ों के लिया है ताकि आप देख सको कि यहाँ पर सिर्फ प्लेन एरिया नहीं है, बेसिकली ये हिली टाइप एरिया बनाया हुआ है। बनाया हुआ क्या, नेचुरल है, उसमें कटिंग करके हमने एनिमल्स को रखा हुआ है। और ये फिर से अब डियर हैं, और ये कौन से डियर हैं हम इसके पास जाकर देखेंगे। चूँकि ये डियर थोड़े से दूर है तो शायद आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होंगे, तो फिर भी मैं इन डियर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये जो डियर हैं इनके साथ साथ नीलगाय भी हैं, ठीक है। वो आपके राइट साइड जो केज टाइप बना हुआ है वो उस साइड है, और इनको जो बाकी डियर इनको अलग से रखा हुआ है। तो चूँकि ये डियर काफ़ी दूर हैं और वेरी फ्रेंकली मुझे इनकी आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत हो रही है। बेसिकली मैं जूम कर करके देख रहा हूँ, लेकिन नीलगाय तो क्लियरली दिख रही है, बट डियर जो है ये पीट करके खड़ा है और प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ रहा है। तो लेट्स होप आगे जाके भी ये दिखेंगे हमें, फिर देखते हैं ये कौन से डियर और कैसे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फिर से ई विकल्प पर बैठकर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक नए स्पॉट की तरफ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ जूम कर कर, मुझे ब्लैक बियर दिख रहे हैं।
लेकिन चलिए, ब्लैक बियर से पहले एक और स्पॉट है जहाँ ये रुका है ई व्हीकल। तो देखिए हम पहुँच गए हैं डियर के पास फिर से, और जानते हैं ये कौन से डियर हैं। ये बेसिकली ब्राउन बियर की हर्ड है, और आप यहाँ पर इसके पेरेंट्स भी देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हो, जो कि इस वक्त खाना खाने में काफ़ी व्यस्त हैं। और ये खाना जब तक खा रहे हैं तो मैं आराम से इनका वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। और ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है कि ये जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, इनकी नेचर को वही इंजॉय कर सकता है जो बेसिकली इनमें इंटरेस्ट पे करता है। बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बड़े सारे लोग आ रहे हैं और जा ही रहे हैं। तो हम जैसे बंदे जो होते हैं वो शायद फ्री होकर आराम से इनके बिहेवियर को नोटिस करने के लिए बैठे होते हैं, जो कि एक रीज़न है जो जस्टिफाई करता है कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो देखिए कितने आराम से वो खाना खा रहे हैं और मुड़ के देख रहे हैं कि यार ये पर्सन हमारी तरफ ही देखे जा रहा है, खाने देगा या नहीं। तो एक तो खाना छोड़कर दूसरी साइड मुड़ गया और वो पेड़ के पीछे हाइड हो गया कि भाई मुझे नहीं देखो, और दूसरा भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, मुड़ गया और इग्नोर कर रहा है मुझे कि ये तो बेला बंदा है। तो चलिए, ये डियर का छोटा सा क्लिप जो बनाई थी मैंने, वो सिर्फ इसीलिए ताकि आप इसको समवट देख सके, प्रॉपरली इंजॉय कर सके। तो फिर अब आते हैं हम बियर की तरफ। इस जू में दो बियर हैं, हिमालयन बियर और स्लॉथ बियर है। सबसे पहले हिमालयन ब्लैक बियर के बारे में जानते हैं। इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस बोर्ड पर दी हुई हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये इंडियन हिमालयन बियर है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नेपाल, तिब्बत और चाइना में भी पाया जाता है। ये ओमनीवोरस है, तो इसे संभल कर रखिएगा क्योंकि ये बियर जो है वो काफ़ी खतरनाक होता है और ह्यूमन के ऊपर अटैक करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। ठीक है, तो अदर देन डैट आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप इस इमेज से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा इसका वीडियो देखते हैं कि बियर यहाँ पर है भी है या खाली ये फोटो लगाया हुआ है, और उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ना दो बियर हैं, एक बड़ा है और एक उसका बच्चा है, छोटा बेबी बियर है। तो हिमालयन बियर के डिफरेंट नेम जो हैं वो है ब्लैक बियर, तो जानते ही हो आप, मून बियर और डार्क बियर भी कहते हैं। एडल्ट अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ रहना पसंद करता है। ये बड़े फियर्सी होते हैं और जब इनको आशंका होती है कि कोई सडनली ह्यूमन आ गया, जब प्रेडेटर आ गया है, तो ये उसके ऊपर अटैक करने से बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। सो इनसे संभल कर रहिएगा, ये एकदम से अटैक करने में माहिर होते हैं। यहाँ पर हमें दो बियर मिलते हैं। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये अडल्ट एक बियर है, इसके बाद एक बेबी बियर भी इसके साथ दिखेगा आपको, जो मैंने काफ़ी देर वेट करने के बाद देखा कि वो बाहर आया है। तो चूँकि मैंने अभी बताया कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर के साथ रहना पसंद करते हैं, इट मीन्स ये जो बड़े वाला बियर है वो एक मादा बियर है, मतलब फीमेल है, और ये इसके साथ छोटा बेबी है। और ये काफ़ी समय के बाद बाहर निकले हैं बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली कुछ टोपोग्राफी इस तरीके से बनाई गई है कि ये अपने आप को हाइड भी कर सके और रेस्ट करने के लिए। तो अब देख सकते हैं ये बियर लगातार घूमते रहेंगे, कभी आगे कभी पीछे। बेसिकली ये इरिटेट भी हो रहे हैं और मैच से देख रहे हैं कि हम बाहर जा सके। दे आर रियलाइजिंग इट कि ये कहीं कैद हो चुके हैं। तो ये दो बियर मुझे दिखे हैं हिमालयन ब्लैक बियर, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों, बट मैंने इन दोनों को देखा, पहले एक ही दिख रहा था तो एक की रिकॉर्डिंग कर ली। तो देखिए अब ये छोटे वाला है धीरे धीरे अग्रेसिव हो रहा है बिकॉज अब ये गुस्सा खा रहा है, या हो सकता है ये खेल रहा हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये अग्रेसिव हो रहा है क्योंकि अब शांति से अशांत की तरफ चल रहा था। तो दूसरा जो बियर है वो है स्लॉथ बियर, और स्लॉथ बियर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। देखिए आपने हिमालयन बियर देखा, अब स्लॉथ बियर है, तो बेसिकली बच्चों के दिमाग में आता है कि वेयर द डिफरेंस लाइज। तो डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करने से पहले आप सबसे पहले स्लॉथ बियर की जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में रीड आउट करें, फिर मैं इसकी थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगा, आप उसे भी देखें
एक चीज है कि जो स्लॉथ बियर था ये बेसिकली काफी दूर था, तो जो ब्लैक बियर था वो कभी पास आ रहे थे, कभी दूर जा रहे थे, अपने बच्चे के साथ घूम रहा था वो। लेकिन जो ये वाला बियर था ये दूर था, तो मैंने जूम करके ट्राई की उसे थोड़ा सा कंसिडर करने के लिए, लेकिन वो उतना पास आया नहीं। तो जो भी आपको दिख रहा होगा वैसा दिख रहा है। स्लॉथ बियर जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि इसका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है ब्लैक बियर के, अगर हम कंपेयर करें तो इसके क्लास जो नेल जैसे हम बोल सकते हैं वो उसके बड़े होते हैं। लेकिन बात यह है कि इसका ओवरऑल साइज जो होता है वो ब्लैक बियर से छोटा होता है। दूसरी बात, स्लॉथ बियर इतने अग्रेसिव नहीं होते, ये मोस्टली ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं करते, लेकिन ब्लैक बियर जो है वो बेहद ज़्यादा अग्रेसिव होता है, जिसे हमने पहले देखा था, और वो ह्यूमन के ऊपर बड़ा फ्रीक्वेंट अटैक करने में माहिर होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्लॉथ बियर जो है थोड़ा शांत स्वभाव लेके चलते हैं, लेकिन ब्लैक बियर जो है वो इतने शांत नहीं होते, वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। क्ला के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया। क्ला वाइज देखा जाए तो स्लॉथ बियर के लंबे है, स्नोट वाइज देखा जाए तो स्लॉथ बियर का बड़ा स्नोट है, लेकिन साइज वाइज जो है वो ब्लैक बियर का ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि ब्लैक बियर अग्रेसिव है, अटैकिंग मोड में रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कौन सा नया स्पॉट है जो हम देखेंगे और उसे एंजॉय करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। अभी फिर से ई व्हीकल में बैठे हुए हैं, रास्ता आपको दिख रहा है, एक छोटा सा कैफ़े दिखा है जिसे बाद में एंजॉय करेंगे, जो वीडियो में तो दिखाना बनता भी नहीं है। और ये मूड चले हैं, हमें ले चले हैं टूवर्ड अनदर और डेस्टिनेशन, और एक्साइटमेंट जारी है क्योंकि इन्होंने ड्राइवर साहब ने हमें बताया नहीं है कि सामने देखने को क्या मिलता है। तो सामने डेस्टिनेशन मुझे दिख रही है, बिल्कुल पास आ रही है, और होपफुली हम यहाँ जाकर देखेंगे भी और उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। हाँ, यहाँ पर कोई बोर्ड तो मुझे दिख नहीं रहा, शायद आगे बोर्ड लगा हो। और जहाँ से मैं दूर से देख रहा हूँ ये लेपर्ड कैट है। तो लेपर्ड कैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर भी रोजेट लाइक जैसे स्पॉट होते हैं, जैसे कि लेपर्ड के ऊपर होते हैं वैसे ही होते हैं। और इसकी इंफॉर्मेशन में दी हुई है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, चाइना, इंडो चाइना, रशिया और कोरियन पेनिनसुलर रीजन में पाया जाता है। तो देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो है ही है, लेकिन रशिया और कोरिया में भी ये पाए जाते हैं। डाइट इनकी कार्निवोरस है, सो यू कैन नॉट थिंक अबाउट कि ये ओमनीवोरस है। ये कार्निवोरस टाइप की कैट है, और इन दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अलावा आप नोट कर लीजिए बोर्ड से जो करना है। तो ये है जो लेपर्ड कैट जो आपके सामने दिखाई दे रही है। बेसिकली यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस साइड इन्होंने शीशा लगाया हुआ है, तो मैं शीशे से ही देख रहा हूँ, समबट रिफ्लेक्शन भी आपको दिख रही होगी। और ये जो लेपर्ड कैट है ये मोस्टली चूहे वगैरह खाती है, ठीक, और ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आती है, मतलब ये इंडेंजर्ड नहीं है। तो इट मीन्स आप आराम से समझ सकते हो कि ये वल्नरेबल है, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉपुलेशन में है। उसके बाद ये है वही सेकंड लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दैट इज ईमू। आपको पता होना चाहिए ये दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड में हम इसे कंसिडर करते हैं, इसे ईमू कहते हैं। और अगर आप बात करें कि फर्स्ट में कौन है तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच के बाद सेकंड बर्ड, लेकिन मैंने जैसे बोला फ्लाइटलेस, ये उड़ नहीं सकता, हाइट इनकी अच्छी खासी है और 7 फीट के अबव ये जंप भी मार सकते हैं, बड़े अग्रेसिव होते हैं, टांगों से भी अपने प्रेडेटर को मारने की कोशिश कर लेते हैं, जिसमें बेहद ज़्यादा बल होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ होती है ईमू की। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इसकी 2 आईलिड्स होती हैं, एक जो आंख साफ करते हैं पलक झपक कर जैसे हम करते हैं, और दूसरी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो इसकी आइज को कवर कर देती है, जो कि हमारे में वेस्टिजियल है। और क्यों कवर करती है? क्योंकि वो डस्ट से बचाती है। तो चलिए ये सब देखने के बाद हम चल पड़े हैं, और अभी इन्होंने बता दिया हम किसको देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम देखने जा रहे हैं उस जानवर को जिसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं। जी हाँ, मैं शेर की बात कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं पैंथरा लियो पर्सिका। तो पैंथरा लियो पर्सिका कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं होता, ना यहाँ पर रखा गया है।
इसे हम जम्मू कश्मीर के बाहर की स्टेट में जाके देख सकते हैं, गुजरात वगैरह में। लेकिन देखिए यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है, चूँकि ये काफ़ी दूर है तो मैंने जो है जूम करके इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक लाइन है, दूसरी लाइनस है, मतलब शेर रहा और शेरनी है। अब शेर कौन सा है वो आपको अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी टाइम मैंने निकाला इसके उठने के लिए। तो देखिए अब जो जा रहा है ये लाइन है, और ये कहाँ भाग कर जा रहा है, तो बेसिकली ये भाग कर जा रहा है उस पर्सन के पास जो इसे मीट वगैरह देने के लिए आया हुआ था। शायद ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसे अभी भी भूख लगी हुई है, तो इसने देखा कि उस सामने जो कंसर्न पर्सन है इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, तो ये निराश होकर रुक गया है और यह वापस जाएगा, यहाँ से उठ के आया हुआ है। तो मीन्स कहीं ना कहीं इसे पता चल गया कि भाई अब और कुछ मिलने वाला है नहीं, तो फॉर द टाइम बीइंग मुझे वहीं छाँव में जाकर बैठना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, यू कैन नॉट एक्सपेक्टेड कि ये बाहर आकर शिकार करेगा, क्योंकि जू है, इसे तो इनक्लोज करके रखा गया है, तो डिपेंडेंट है ये इंसानों के ऊपर ही, जो इसे खाना देंगे और उसी के ऊपर ये फीड करेगा। तो ये देखिए वापस जा रहा है उस लाइनस के पास, और देखिए लाइनस एक बार भी उठ के, मतलब जो शेरनी है वो एक बार भी उठ के उस साइड नहीं गई खाने के लिए। तो ये बेचारा जो है अब देख रहा है कि हाँ भाई जाना पड़ेगा और वहीं बैठना पड़ेगा। तो इसका क्लोज गेटअप तो भाई मेरे पास पॉसिबल हुआ नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज एटलीस्ट मैंने जो है वो लाइफ में पहली बार एज सच शेर देखा है आउट ऑफ द स्क्रीन, अगर आप बोलोगे तो इट वॉज ए क्वाइट वेल एक्सपीरियंस, बेहद अच्छा एक्सपीरियंस गया मुझे जम्बू जू में। और ख़ासकर मैं बोलूँ तो दैट ये जो आज अभी का प्रेजेंट सीन है ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा गिफ्ट था। तो चलिए अब वापस चलते हैं जिस साइड से हम आए थे, और देखेंगे कि अब हमें देखने को क्या और मिल सकता है। तो हमारे ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर हम स्नेक दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे मैंने बोला कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो ज़्यादातर स्नेक जो है अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, ऑल्दो उनकी तैयारी वगैरह चल पड़ी है। तो ये जो स्नेक है कुछ मैंने फोटोग्राफ लगाए हैं, लेकिन कहीं दिखेंगे कहीं नहीं दिखेंगे। होपफुली जब तक आप विजिट करोगे तब तक शायद वो वहाँ पहुँच गए होंगे, बट टू बी वेरी फ्रेंकली आज के टाइम पे एक दो ही है, इससे ज़्यादा आप देख नहीं पाओगे। तो चूँकि ये इतने ज़्यादा है नहीं कि मैं डिफ्रेंशिएट करके आपको इंडिविजुअली नाम बता दूं जैसे कि मांडा जू में था, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा ही डिस्कस किया है, जो थोड़ी सी ही इसकी वीडियो बनाई है और आगे बढ़ चला हूँ। तो जैसे ये फ़ोटो थी, ये पाइथन बेचारा बैठा हुआ है आराम से और रेस्ट कर रहा है शीशे के उस साइड, आप देख सकते हो पाँव वाली साइड से। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्नेक जो है वो इधर मिलेंगे बैठे हुए। तो इसे गौर से आप देख लीजिए, ये बेसिकली एक स्नेक नहीं है, ये तीन है। नॉर्मली देखने पर लगता है एक ही है जो काफ़ी लेंथ हुई होगी और शायद ऐसे करके बैठा होगा। और ये शीशे से लोगों की रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है, और इस रिफ्लेक्शन को इग्नोर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं दिखा रहा था, ये देखो एक स्नेक जो यहाँ पर था और दो तीन स्नेक जो उस जगह बैठे हुए थे। ये बेचारा एक और स्नेक है जो बेहद आराम से बैठा हुआ है, आधा शेडो में और थोड़ा सा धूप में। लेकिन इसके आगे मैंने नोटिस किया एक और स्नेक है, शायद मुझे लगता है बुंगेरस है, और आराम से ये भी बैठे हुए हैं दोनों स्नेक। तो देखिए इनकी इतनी ज़्यादा हलचल मुझे दिखी नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप स्नेक के बारे में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं, तो वो आप मेरे मांडा जू के जो बनाए हुए वीडियो हैं उसमें जा सकते हैं। तो ये स्नेक वहाँ भी पाए जाते हैं और ये स्नेक यहीं पे भी हैं। तो जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये इस जगह पर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे डक, गीज वगैरह, स्वैन ये हमें देखने को मिला। और मेनली तो डक की जो है ज़्यादा थी और कुछ एक गीज थे। मैंने क्वालिटी टाइम यहाँ निकाला, काफ़ी देर तक यहाँ बैठा हो, थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्डिंग भी की, जैसे वो स्विमिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं।
या फिर कुछ डाइविंग कर रहे थे बीच में, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वो गर्दन को नीचे करके डाइव कर रहा है। या फिर ये था कि जो किनारे पे अपने खाने की तलाश कर रहा है। तो कितना वाइट और ब्यूटीफुल बर्ड है ये। तो ये कुछ छोटी सी रिकॉर्डिंग की है जो कि प्लीजिंग वीडियो बनाने के लिए, और टू बी वेरी फ्रेंकली ये अपने लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ इन वाइल्ड एनिमल्स में एज वेल एज बर्ड में। तो देखिए ये प्रूनिंग कर रहा है, ये बिहेवियर होता है इनका बेसिकली। तो ये टेल वाले रीजन में ऑयल ग्लैंड होता है, वहाँ से ये लेता है और पूरे अपने जो विंग्स है उनको पॉलिश कर देता है। तो इनका अपना बिहेवियर है। इसके आगे भी वर्ड्स हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, इसमें इतना ज़्यादा मैं डिस्कशन करूँगा ही नहीं। ये सिर्फ आप समझ सकते हैं कि मैंने इंजॉयमेंट पर्पस के लिए या रिक्रिएशनल पर्पस के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। ये दूर था एक ग्रुप, उसको मैंने फोकस किया, और यहाँ पर था एक जो बार बार डाइव कर रहा था गर्दन नीचे करके, है ना। तो ये खाने की तलाश कैसे करते हैं, बिल्कुल उल्टे ही हो जाते हैं। तो बेहद अच्छा लगता है जब हम बर्ड्स को या किसी एनिमल को उसको नेचुरल तरीके से देखते हैं, उनकी गतिविधियों को देखते हैं, बिकॉज ये एडिटेड नहीं है। हमने जानबूझ के खाना देख के उनके नेचुरल तरीके को चेंज नहीं किया हुआ। यहाँ पर भी कुछ वर्ड हैं और जो दिख रहे थे, और फिर से मैंने यहाँ ग्रुप में लगाया कि ये देखो ये स्विमिंग कर रहे हैं, अपने मस्त होके चल रहे हैं। तो बच्चे दैट वाज ऑल अबाउट जम्बू जू। मैं तो चाहूँगा जो जा सकते हैं वो पक्का जाएं, अदरवाइज इस वीडियो को पक्का देखें।